नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए पॉडकास्ट के साथ। तकनीकी सहयोग सिद्धार्थ गौतम का है। हाँ, भारत ही है प्लास्टिक सर्जरी का जनक। इसके लेखक है प्रशांत बोल जी। दिल्ली में भाजपा की सरकार आए हुए बमुश्किल 5 महीने हो रहे थे। ठीक से कहे तो वह दिन था 25 अक्टूबर 2014। इस दिन मुंबई में HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में भारत ने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई, इस आशय का एक वाक्य था। उनके शब्द थे, महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था। हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रखकर प्लास्टिक सर्जरी का प्रारंभ किया होगा। उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों से तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों में खलबली मची। शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हैं। उन्होंने इंडिया टुडे साप्ताहिक में राष्ट्रहित नाम से प्रकाशित होने वाले अपने स्तंभ को मोदी जी के इन विचारों की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने अपने आलेख में कहा कि मोदी सरकार आधुनिक तकनीकी की बात तो करती है, लेकिन वास्तव में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूतकालीन कल्पनाओं पर ही जी रही है। शेखर गुप्ता का कहना था कि प्राचीन वैदिक काल से संबंधित संशोधनों पर गर्व करने का अर्थ है घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना। पश्चिम के देशों को मूलभूत ज्ञान भारत ने दिया है, यह कहना गलत और हास्यास्पद है। इंडिया टुडे के अपने लेख में उन्होंने आगे लिखा है, हो सकता है किसी ने प्लास्टिक सर्जरी, इंसान में पशु में अंगों का प्रत्यारोपण, स्टेम सेल अनुसंधान, किराए की कोख जैसी चीज़ों की भी कल्पना की हो, मगर इसके आधार पर यह कहना कि यह सारा ज्ञान हमारे पास पहले से था, ये न केवल हास्यास्पद है, खतरनाक भी है। इसी प्रसंग पर इंडिया टुडे के इस आलेख से पहले करण थापड़ ने उनके हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले स्तंभ में यही विषय छेड़ा था। 2 फेसेस ऑफ मिस्टर मोदी इस शीर्षक से प्रकाशित आलेख में उन्होंने मोदी जी की कड़ी आलोचना की थी। उनका कहना था, भारत के प्रधानमंत्री के नाते एक हॉस्पिटल के उद्घाटन के समय जिन्हें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ऐसी पौराणिक कहानियाँ बताना ठीक नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी को अपने हिंदू शास्त्र में कोई वैज्ञानिक आधार न होने के कारण इस प्रकार के वक्तव्य देना भारतीय संविधान के धारा 51A(H) का उल्लंघन है। संविधान की इस धारा के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को शास्त्रीय वैज्ञानिक वातावरण जतन करने का अधिकार है। मोदी जी का वक्तव्य अशास्त्रीय है, इसीलिए उसका विरोध करना आवश्यक है। शेखर गुप्ता और करण थापड़ इन दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र किया था, इसलिए उसके बारे में खोजबीन करना आरंभ किया और विस्मयजनक जानकारी मिलती गई। भारत में हैदर टीपू के साथ हुई लड़ाइयों में अंग्रेज़ों को 2 नए आविष्कारों की जानकारी हुई, युद्ध में उपयोग किया हुआ रॉकेट और प्लास्टिक सर्जरी। अंग्रेज़ों को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिलने का इतिहास बड़ा रोचक है। सन 1769 से 1799 तक 30 वर्षों में हैदर अली टीपू सुल्तान इन बाप बेटे और अंग्रेज़ों में 4 बड़े युद्ध हुए। इनमें से एक युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने वाला कावसजी नाम का मराठा सैनिक और 4 तेलुगु भाषी लोगों को टीपू सुल्तान की फौज ने पकड़ लिया। बाद में इन 5 लोगों की नाक काटकर टीपू के सैनिकों ने उनको अंग्रेज़ों के पास भेज दिया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक अंग्रेज़ कमांडर को एक भारतीय व्यापारी के नाक पर कुछ निशान दिखे।
कमांडर ने उनको पूछा तो पता चला कि उस व्यापारी ने कुछ चरित्र के मामले में गलती की थी, इसलिए उसको नाक काटने की सज़ा मिली थी। लेकिन नाक कटने के बाद उस व्यापारी ने एक वैद्य जी के पास जाकर अपना नाक पहले जैसा करवा लिया था। अंग्रेज कमांडर को यह सुनकर आश्चर्य लगा। कमांडर ने उस कुम्हार जाति के वैद्य को बुलाया और कावस जी और उसके साथ के 4 लोगों का नाक पहले जैसे करने के लिए कहा। कमांडर की आज्ञा से पुणे के पास एक गांव में यह ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के समय 2 अंग्रेज डॉक्टर्स भी उपस्थित थे। उनके नाम थे थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले। इन दोनों डॉक्टरों ने उस अज्ञात मराठी वैद्य ने किए हुए इस ऑपरेशन का विस्तृत समाचार मद्रास गजेट में प्रकाशन के लिए भेजा। वह छपकर भी आया। विषय की नवीनता एक रोचकता देखते हुए यह समाचार इंग्लैंड पहुंचा। लंदन से प्रकाशित होने वाले जेंटलमैन नामक पत्रिका ने इस समाचार को अगस्त 1714 के अंक में पुनः प्रकाशित किया। इस समाचार के साथ ऑपरेशन के कुछ छायाचित्र भी दिए गए थे। जेंटलमैन में प्रकाशित स्टोरी से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड के J.C. कार्प नाम के सर्जन ने इसी पद्धति से 2 ऑपरेशन किए। दोनों सफल रहे और फिर अंग्रेज़ों को और पश्चिम की विकसित संस्कृति को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिली। पहले विश्व युद्ध में इसी पद्धति से ऐसे ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर हुए और वह भी सफल रहे। असल में प्लास्टिक सर्जरी से पश्चिमी जगत का परिचय इससे भी पुराना है, वो भी भारत की प्रेरणा से। एडविन स्मिथ पापिरस ने पश्चिमी लोगों के बीच प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले लिखा, ऐसा माना जाता है। लेकिन रोमन ग्रंथों में इस प्रकार के ऑपरेशन का जिक्र 1000 वर्ष पूर्व से मिलता है, अर्थात भारत में यह ऑपरेशंस इससे बहुत पहले हुए थे। आज से पौने 3000 वर्ष पहले सुश्रुत नाम के शस्त्र वैद्य आयुर्वेदिक सर्जन ने इसकी पूरी जानकारी दी है। नाक के इस ऑपरेशन की पूरी विधि सुश्रुत के ग्रंथ में मिलती है। किसी विशिष्ट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसे मरीज के नाक पर रखा जाता है। उस पत्ते को नाक के आकार का काटा जाता है। उसी नाप से गाल, माथा या फिर हाथ, पैर जहाँ से भी सहजता से मिले वहाँ से चमड़ी निकाली जाती है। उस चमड़ी पर विशेष प्रकार की दवाइयों का लेपन किया जाता है। फिर उस चमड़ी को जहाँ लगाना है वहाँ बांधा जाता है। जहाँ से निकाली हुई है वहाँ की चमड़ी और जहाँ लगाना है वहाँ पर विशिष्ट दवाइयों का लेपन किया जाता है। साधारणतः 3 हफ्ते बाद दोनों जगहों पर नई चमड़ी आती है और इस प्रकार से चमड़ी का प्रत्यारोपण सफल हो जाता है। इसी प्रकार से उस अज्ञात वैद्य ने कावस जी पर नाक के प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया था। नाक, कान और होंठों को व्यवस्थित करने का तंत्र भारत में बहुत पहले से चलता आ रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक छेदे हुए कान में भारी गहने पहनने की रीति थी। उसके वजन के कारण छेदी हुई जगह फटती थी। उसको ठीक करने के लिए गाल की चमड़ी निकालकर वहां लगाई जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रकार के ऑपरेशंस भारत में होते थे। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला तो इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए मशहूर था। कांगड़ा यह शब्द ही कान, गड़ा ऐसे उच्चारण से तैयार हुआ है। डॉक्टर S.C. अलमस्त ने इस कांगड़ा मॉडल पर बहुत कुछ लिखा है। वे कांगड़ा के दीनानाथ कानगड़िया नाम के नाक कान के ऑपरेशंस करने वाले वैद्य से स्वयं जाकर मिले। इन वैद्य के अनुभव डॉक्टर अलमस्त जी ने लिख कर रखे हैं। सन 1404 तक की पीढ़ी की जानकारी रखने वाले ये कानगड़िया नाक और कान की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले कुशल वैद्य माने जाते हैं। ब्रिटिश शोधकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने कांगड़ा के इस प्लास्टिक सर्जरी को बड़े विस्तार से लिखा है।
अकबर के कार्यकाल में बिधा नाम का वैद्य कांगड़ा में इस प्रकार के ऑपरेशंस करता था, ऐसा फारसी इतिहासकारों ने लिख रखा है। सुश्रुत की मृत्यु के लगभग 1100 वर्षों बाद सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। यह कालखंड 8वीं शताब्दी का है। किताब ई सुश्रुत इस नाम से सुश्रुत संहिता मध्य पूर्व में पढ़ी जाती थी। आगे जाकर जिस प्रकार से भारत की गणित और खगोल शास्त्र जैसी विज्ञान की अन्य शाखाएं अरबी फारसी के माध्यम से यूरोप पहुंची, उसी प्रकार किताब ई सुश्रुत के माध्यम से सुश्रुत संहिता यूरोप पहुंच गई। 14वीं-15वीं शताब्दी में इस ऑपरेशन की जानकारी अरब, पर्शिया, ईरान, इजिप्ट होते हुए इटली पहुंची। इसी जानकारी के आधार पर इटली के सिसिली आइलैंड के ब्रांका परिवार और गास्परे टाग्लियाकोसी ने कर्णबंध और नाक के ऑपरेशंस करना प्रारंभ किया, किंतु चर्च के भारी विरोध के कारण उन्हें ऑपरेशंस बंद करना पड़े और इसी कारण 19वीं शताब्दी तक यूरोपियंस को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद का आत्रेय उपनिषद अति प्राचीन उपनिषदों में से एक है। इस उपनिषद में माँ के उदर में बच्चा कैसे तैयार होता है इसका विवरण है। इसमें कहा गया है कि गर्भावस्था में सर्वप्रथम बच्चे के मुंह का कुछ भाग तैयार होता है, फिर नाक, आँख, कान, हृदय आदि अंग विकसित होते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर सोनोग्राफी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो इसी क्रम से, इसी अवस्था से बच्चा विकसित होता है। भागवत में लिखा है कि मनुष्य में दिशा पहचानने की क्षमता कान के कारण होती है। सन 1935 में डॉक्टर रोन्स और टेंट ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि मनुष्य के कान में से वेस्टिब्यूलर अपार्टस होता है, उसी से मनुष्य को दिशा पहचानना संभव होता है। अब यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले हमारे पुरखों को कहाँ से मिला होगा? संक्षेप में, प्लास्टिक सर्जरी का भारत में 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व से अस्तित्व था। इसके पक्के सबूत भी मिले हैं। शरीर विज्ञान का ज्ञान और शरीर के उपचार, यह हमारे भारत की सदियों से विशेषता रही है। लेकिन पश्चिम के देशों में जो खोज हुई है वही आधुनिकता है और हमारा पुरातन ज्ञान दकियानूसी है। ऐसी गलत धारणाओं के कारण हम हमारे समृद्ध विरासत को नकार रहे हैं। धन्यवाद।